हाय दोस्तों, आज हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल के बारे में कुछ बताने चाहेंगे, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम आते हैं दोस्तों। कह रहा है विद्युत रासायनिक प्रभाव क्या हुआ है। विद्युत रासायनिक प्रभाव क्या है? जब किसी अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसी संरचना में परिवर्तन पैदा हो जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है और विद्युत का प्रभाव क्या? रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, आ गया ये। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? यानी ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तन हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या कह रहा है। किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या क्या युक्ति अपनाई जाती है। यानी दोस्तों कह रहा है किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एनोड तथा कैथोड प्रयोग किए जाते हैं। क्या? एनोड तथा कैथोड प्रयोग किए जाते हैं। आइए, एनोड क्या होता है एनोड क्या होता है? जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में बाहर निकालती है उसे एनोड कहते हैं। और कैथोड किसे कहते हैं? यानी कैथोड क्या है? कह रहा है जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या रासायनिक परिवर्तन पैदा होता है। कह रहा है यानी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में से घुला जो पदार्थ होता है वो आयंस में विभाजित होता है। किसमें? आयंस में होता है। दोस्तों हम क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। क्या? यानी गंधकाम्ल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अगर हम इसको करेंगे तोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा? 2H प्लस आयन और SO4-2 आयन। यानी हम ये जो H2SO4 जो है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किस में टूटेगा? यानी हाइड्रोजन में टूटेगा। कहाँ? प्लस आयन में, हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटेगा। लेकिन SO4 यानी सल्फेट माइनस आयन में टूटेगा। क्या? माइनस आयन में विभक्त होगा। दोस्तों आयन क्या है हम देखते हैं। आयन क्या होता है? यानी आवेशा युक्त परमाणु एवं रेडिकल को आयन कहते हैं। क्या? रेडिकल को आयन कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ये वर्ड आया है रेडिकल, तो हम रेडिकल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी रेडिकल हम किसे कहते हैं? यानी रेडिकल का हिंदी होता है मूलक। क्या? रेडिकल का हिंदी होता है मूलक। यानी तत्व के ऐसे समूह को कहते हैं जो यौगिक में एक रासायनिक तत्व का व्यवहार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये रेडिकल कहते हैं दोस्तों। यानी रेडिकल होता है यानी मूलक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? थोड़ा सा फिर एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से। यानी तत्व के ऐसा समूह जो होता है या तत्व के ऐसा समूह को हम कहते हैं जो यौगिक में एक रासायनिक तत्व सा व्यवहार करता है, उसे रेडिकल या मूलक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। वो मूलक कौन कौन है? जैसे में होता है SO4 होता है, NH4 होता है। चलिए दोस्तों हम आते हैं। कहता है अब धनायन। धनायन क्या होता है? यानी पॉजिटिव। धनायन मतलब ये पॉजिटिव, यानी आवेशित आयन तथा रेडिकल को धनायन कहते हैं। अभी तो बताएं रेडिकल क्या होता है। यानी तत्व के ऐसे समूह को कहते हैं जो यौगिक में एक रासायनिक तत्व का व्यवहार करता है। ठीक है, यानी जैसे में दोस्तों देखिए क्या है ये, जैसे में H2SO4 हुआ तो 2 हाइड्रोजन में टूटा यानी धनायन में। ये सब क्या? ये आयन धनायन कहलाया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों। कह रहा है ऋण आयन क्या होता है? यानी नेगेटिव। क्या? नेगेटिव यानी आवेशित आयन या रेडिकल को ऋणायन कहते हैं। जैसे में यानी सल्फेट हो गया, रेडिकल ऋणायन होता है। ये सब सल्फेट जो है रेडिकल ऋणायन आया। ठीक है, आते हैं दोस्तों आगे। कह रहा है आयनीकरण क्या होता है? यानी आयनीकरण क्या होता है? दोस्तों हम देखते हैं आयनीकरण क्या होता है। यानी परमाणुओं तथा रेडिकल के आयंस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, धनायन प्लस ऋणायन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस विलयन में किन किन
किस किस ओर गति करते हैं। दोस्तों थोड़ा देखते हैं, इन्हीं धनायन क्या धन आयन कैथोड की ओर करता है और ऋणायन एनोड की ओर करता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। कह रहा है धनायन कैथोड की ओर करता है और ऋणायन एनोड की ओर करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? यानी कांच अथवा चीनी मिट्टी से निर्मित वह पात्र जिसमें वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या? वोल्ट मीटर कहते हैं। दोस्तों कह रहा है फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युतिक अपघटन के संबंध में क्या क्या जो है नियम स्थापित किए थे, थोड़ा सा जान लेंगे। कह रहा है वैद्युतिक फैराडे ने वैद्युतिक अपघटन के संबंध में 2 नियम स्थापित किए थे। कितने? 2 नियम स्थापित किए थे। चलिए हम आते हैं, देखते हैं। पहला नियम कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्व के द्रव्यमान बिलियन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के मान तथा उसके समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों यानी m बराबर क्या होता है? यानी अर्थात क्या होता है? m बराबर ZIT होता है। m बराबर कितना होता है? स्मॉल m, यानी स्मॉल m बराबर क्या होता है? ZIT होता है। ठीक है, यानी m स्मॉल m क्या है? यानी मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान होता है। I क्या है? विद्युत धारा का मान होता है और T समय होता है और Z क्या होता है दोस्तों? यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांकन होता है। हम इसको ग्राम पर कूलाम में मापते हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या था? कह रहा यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी m1/W1 बराबर m2/W2 बराबर m3/W3। दोस्तों ये याद रखिएगा। कह रहा है m1 m2 और m3 जो है वो है क्या है दोस्तों? यानी इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं हैं। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है W1 W2 और W3 जो है वो क्या है? यानी तत्वों का अरासायनिक तुल्यांकन है। क्या? अरासायनिक तुल्यांकन। आगे आइए। कह रहा रासायनिक तुल्यांकन क्या होता है दोस्तों? यानी कह रहा है यानी किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान से संयुक्त होता है अथवा मुक्त होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है या मुक्त होता है, वह उस तत्व का रासायनिक तुल्यांकन कहलाता है। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा, इतना होता है। यानी हाइड्रोजन का कितना भाग होता है? 1.008 भाग होता है। आगे ये दोस्तों कह रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांकन क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांकन क्या होता है? यानी किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम आवेश द्वारा विलयन में संयुक्त होता है अथवा उससे मुक्त होता है, वह उस तत्व की विद्युत रासायनिक तुल्यांकन कहलाता है। दोस्तों आइए, यानी स्मॉल m बराबर ZIT होता है। स्मॉल m बराबर ZIT होता है। आगे आइए दोस्तों। कह रहा है वैद्युतिक अपघटन से क्या क्या उपयोग है? यानी वैद्युतिक अपघटन का उपयोग विद्युत लेपन, धातु शोधन, निष्कर्षण, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रो एचिंग, सेल आदि में किए जाता है। चलिए आते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है लेपन क्या है? यानी विद्युत लेपन क्या है? यानी विद्युत धारा प्रवाह के द्वारा एक धातु की वस्तुओं पर दूसरी धातुओं की परत चढ़ाई जाती है, विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। इलेक्ट्रो एचिंग क्या है? क्या इलेक्ट्रो एचिंग क्या है? कह रहा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PVC बनाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रो एचिंग कहलाती है। क्या? इलेक्ट्रो एचिंग कहलाती है। आइए दोस्तों, विद्युत से धातु शोध कार्य कैसे किया जाता है थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है यानी वोल्ट मीटर में अशुद्ध धातु छड़ या प्लेट को एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु छड़ को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट उसी धातु के लिए
लवण को जल में घोलकर तैयार किया जाता है, वो वोल्ट मीटर में से डीसी प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु, कैसा, शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होने लगती है और यह क्रिया धातु शोधन क्रिया कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आइए कह रहा विद्युत से धातु निष्कर्षण कार्य कैसे किया जाता है। जब धातु को उसके किसी लवण के विलयन में से पृथक करना हो, वोल्टमीटर में से उस विलयन का विद्युत विच्छेदन करना, यानी कैथोड पर विलयन की शुद्ध धातु एकत्रित की जाती है। ठीक है, आगे ये दोस्तों कह रहा सेल क्या है, यानी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा करने वाले युक्ति जो होता है सेल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे ये सेल कितने प्रकार के होता है, तो सेल दो प्रकार के होता है, पहला होता है प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल होता है। आइए हम दोस्तों देखते हैं प्राइमरी सेल क्या है। प्राइमरी सेल क्या है, यानी जिस सेल में रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। यानी एक बार प्रयोग में आने के बाद वो पुनः आवेशित नहीं होता है दोस्तों। हाँ कि आंशिक होता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, आइए सेकेंडरी सेल देखते हैं। कह रहा सेकेंडरी सेल क्या होता है, यानी जिस सेल में वैद्युतिक ऊर्जा पहले रासायनिक क्रियाओं के रूप में एक किया जाता है, क्या एकत्र किया जाता है और फिर रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा पुनः विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जाता है, वह सेकेंडरी सेल कहलाता है। इसे बार बार आवेशित किया जाता है दोस्तों। इसे संचायक सेल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संचायक सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल को संचायक सेल भी कहते हैं दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा प्राइमरी एवं सेकेंडरी सेल में क्या अंतर है, यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर क्या है। यानी प्राइमरी सेल तुरंत विद्युत वाहक बल पैदा करता है, परंतु पूर्ण रूप से प्रयोग करने के बाद वह बेकार हो जाता है। कैसा, वो खराब हो जाता है। जैसे में टॉर्च में बैटरी लगाया करते थे हम लोग, और सेकेंडरी सेल को पहले विद्युत से आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, परंतु इसे बार बार पुनः आवेशित कर उपयोग में लाया जाता है। जैसे में दोस्तों चार्ज करने वाला कोई भी बैटरी होता है, ट्रक में, गाड़ी में हो गया, मोटरसाइकिल में हो गया, चाहे आप घर में बैटरी रखते हैं, ठीक है, वो सब क्या चार्ज करके हम लोग पुनः उपयोग करते हैं, वो सेकेंडरी सेल में आता है। ठीक है, आइए दोस्तों वोल्टाइक सेल कैसा होता है। वैज्ञानिक वोल्टा द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम प्राइमरी सेल वोल्टाइक सेल कहलाया दोस्तों। ठीक है, यानी इसमें तंतु इन सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी H2SO4 इलेक्ट्रोड के रूप में भरा, लेकिन तांबा छड़ को एनोड के रूप में प्रयोग किया दोस्तों, और जस्ते का छड़ जो था वो कैथोड के रूप में प्रयोग किया। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कहेगा क्वेश्चन कि वोल्टाइक सेल के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया, और एनोड के रूप में किसको प्रयोग किया, तो तांबा का, कैथोड के रूप में जस्ता का दोस्तों। ठीक है, आते हैं कह रहा डेनियल सेल कैसा होता है। यानी डेनियल सेल, वैज्ञानिक डेनियल ने वोल्टाइक सेल के सुधार करके दूसरे प्रकार का प्राइमरी सेल बनाया दोस्तों, जो कि डेनियल सेल कहलाया। यानी ऐसे एनोड के रूप में इनमें एनोड के रूप में तांबा का छड़ बेलनाकार, कैसा, तांबा का छड़ बेलनाकार पात्र प्रयोग किया, और कॉपर सल्फेट विलयन इलेक्ट्रोड लाइट के रूप में प्रयोग किया, और कैथोड के रूप में जस्ते का छड़ तनु गंधक के अम्ल से भरे संरंध्र पात्र में स्थापित किया और पात्र का विलयन में डुबा दिया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन भी पूछेगा, डेनियल सेल के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार, डेनियल सेल के अनुसार दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, कह रहा है लेक लॉन्ची सेल। हम लोग आते हैं लेक लॉन्ची सेल।
लेकलॉन्ची सेल क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं लेकलॉन्ची सेल कैसा होता है। यानी यह अम्ल रहित प्राइमरी सेल है। क्या यह अम्ल रहित प्राइमरी सेल है जिसे लेकलॉन्ची नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसमें कांच के पात्र, क्या कांच के पात्र में अमोनिया क्लोराइड, क्या अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl का विलयन भरा जाता है। ठीक है, और जस्ते को कैथोड के रूप में प्रयोग करता है और विलयन में डुबा दिया जाता है और एनोड को कार्बन कक्षाड़ में प्रयोग किया जाता है। एनोड के रूप में कार्बन कक्षाड़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण युक्त संरंध्र पात्र में स्थापित किया जाता है और पात्र के विलयन में डुबो दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, लेकलॉन्ची के अनुसार किस अम्ल का प्रयोग किया गया है। लेकलॉन्ची नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए प्राइमरी सेल में द्रव इलेक्ट्रोलाइट के स्थान पर लेई प्रयोग करके उसे उल्टी सीधी किसी भी स्थिति में प्रयोग करने में योग्य बनाया दोस्तों। यानी जिसे शुष्क सेल कहते हैं, क्या जिसे हम क्या शुष्क सेल कहते हैं। चलिए आते हैं दोस्तों आगे। कह रहा है शुष्क सेल में क्या क्या पदार्थ प्रयोग किया जाता है। यानी शुष्क सेल में जस्ते के एक बेलनाकार बर्तन में अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और पेरिस, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेई भरी हुई होती है। ठीक है, इसमें इसके बीच में मोटे कपड़े की थैली में कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण भरे होता है और इसके बीच एक कार्बन छड़ होता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है शुष्क सेल में क्या क्या रासायनिक क्रियाएं होती है। यानी शुष्क सेल में रासायनिक क्रियाएं क्या क्या होती है देखते हैं। कह रहा है NH4Cl को हम करेंगे तो क्या NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन में देता है। ठीक है, यानी एनोड तथा कैथोड को लोड से जोड़ने पर क्या होता है देखते हैं। कैथोड पर क्या होता है, यानी जेड यानी जस्ता को Zn यानी जस्ता को +2 आयन और क्या आयन प्राप्त होता है। आइए दोस्तों देखते हैं यानी विध्रुवक क्या होता है। विध्रुवक क्या होता है, यानी ध्रुवांछादन को समाप्त करने वाला पदार्थ विध्रुवक कहलाता है। यानी शुष्क सेल में मुख्य विध्रुवक पदार्थ मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी ध्रुवांछादन से क्या अभिप्राय है दोस्तों, यानी कार्बन के एनोड पर मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन उस पर एक अचालक परत तैयार कर देते हैं। यह क्रिया ध्रुवांछादन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आते हैं। कह रहा स्थानीय क्रिया क्या होती है। जस्ता ऐसी धातु है जो सामान्यतः अशुद्ध होती है। क्या अशुद्ध होती है जस्ता, जिसके कारण उसकी छड़ या बर्तन में छोटे छोटे सेल बने होते हैं जो वैद्युतिक शक्ति का अपव्यय करते हैं। क्या अपव्यय करते हैं। यह क्रिया स्थानीय क्रिया कहलाती है। स्थानीय क्रिया प्रभाव को कैसे दूर किया जाता है। कह रहा स्थानीय क्रिया प्रभाव को दूर करने के लिए जस्ते के छड़ या बर्तन पर, ठीक है, पारे की परत चढ़ा दी जाती है। कैसा, किसका, पारे की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण केवल जस्ता ही क्रियाएं में भाग ले पाता है, उसकी अशुद्धियाँ नहीं। ठीक है, शुष्क सेल में विद्युत वाहक बल कितना होता है तो 1.5 वोल्ट होता है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है शुष्क सेल प्रयोग करने के क्या क्या लाभ होता है। यानी इसे उल्टी सीधी किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है और इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा बटन, यानी छोटे बटन जितना बनाया जा सकता है, इसे हाथ घड़ी में भी लगाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आते हैं शुष्क सेल प्रयोग करने में क्या क्या हानियां होता है। शुष्क सेल प्रयोग करने में क्या क्या हानियां होता है, यानी पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसकी कार्य करने की क्षमता भी कम होता है दोस्तों। ठीक है, शुष्क सेल में। आगे आइए। कह रहा क्या शुष्क सेल को
क्या शुष्क सेल को अनुरक्षण की आवश्यकता होती है? यानी सामान्यतः शुष्क सेल को अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, भंडारण करते समय नमी से बचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है मरकरी सेल क्या होता है? मरकरी, इसमें स्टेनलेस स्टील का पात्र है जिसकी तल्ली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण की एक परत होती है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होता है और इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं। और पेस्ट के ऊपर जमाई गई जस्ते की चूर्ण की परत, क्या जस्ते की चूर्ण की परत कैथोड का कार्य करता है। इसे बटन सेल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। कह रहा है सिल्वर ऑक्साइड सेल कैसा होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल कैसा होता है? यानी इसकी बनावट मरकरी सेल के समान होता है, परंतु इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है मरकरी सेल तथा सिल्वर ऑक्साइड सेल में किसकी क्षमता जो होता है यानी दक्षता अधिक होती है? यानी देखिए, कह रहा है सिल्वर ऑक्साइड सेल की, किसकी? सिल्वर ऑक्साइड की। क्या सिल्वर ऑक्साइड सेल की होता है, क्योंकि उसमें विद्युत वाहक बल कितना 1.5 वोल्ट ओम होता है। कितना? 1.5 वोल्ट होता है, जबकि मरकरी सेल में कितना होता है? 1.35 से लेकर 1.4 वोल्ट होता है। आइए दोस्तों, बैटरी किसे कहते हैं? यानी सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत भी पूछा जा रहा है। यानी बैटरी किसे कहते हैं? यानी सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। दोस्तों आगे आते हैं। कर सेलों के समूह कितने प्रकार के होते हैं? यानी सेलों के समूह 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। श्रेणी क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है और मिश्रित क्रम में होता है। कौन कौन? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में होता है। आइए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के क्या लाभ है? अन्य सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्राप्त जो होता है विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका फार्मूला होता है यानी ET = NE होता है। यानी ET क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल होता है। कि N क्या होता है? सेलों की संख्या। E क्या है? एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने के क्या लाभ है? दोस्तों सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्राप्त जो होता है विद्युत धारा का मान जो होता है बढ़ जाता है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। कह रहा है सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्राप्त विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। इसका फॉर्मूला बराबर क्या होता है? NE/R + NR होता है। आते हैं यानी IT क्या है? कुल विद्युत धारा होता है। R क्या है? परिपथ में जुड़ा प्रतिरोध होता है। और R क्या है? एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।